जय हिंद मेरे प्यारे सभी छात्रों को। और हम आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी से लिया गया है। और उसमें कितने सारे टेक्निकल टर्म दिए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं, और हमें उसको ध्यान देना है कि कितनी सारी चीज़ें हैं और किस तरीके से हमें उनको पढ़ना है। सो वन बाय वन हम करके देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बायोलॉजी की बुक है, जिसमें चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछी जाती हैं। स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि डायरेक्टली बुक ओपन किया पढ़ लेते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप उसका लेआउट बना लोगे, आप उसका अच्छे से पॉइंट्स वाइज बना के हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पढ़नी है। केवल हमें अभी देखना है क्या क्या पढ़ना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वन बाय वन करके कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आज हम बात करते हैं किसमें, इसमें दिए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट्स जो कि हमें पढ़ने हैं। हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है लाइट रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो दिया है वो क्या है, लाइट रिएक्शन। हमें लाइट रिएक्शन पढ़नी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ना है। हम उसके बाद पढ़ेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकेंड जो कि आपका 680 जिसकी वेवलेंथ होती है, और 700 जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट है। आगे हम बात करते हैं जेड स्कीम की। तो जेड स्कीम में क्या होता है, जेड स्कीम हम देखेंगे जो कि लाइट रिएक्शन में दिया हुआ है। और बात करते हैं C3 साइकिल की। C3 साइकिल के बहुत सारे नाम हैं, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी की थी मेल्विन केल्विन ने, तो इसे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। फिर बात करते हैं C4 साइकिल की। C4 साइकिल क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे C2 साइकिल। C2 साइकिल क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केम साइकिल। ये साइकिल ही क्यों इतनी सारी आ रही हैं, C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम साइकिल। ये अभी आप 11th से लेकर के आप MSc लेवल में भी जाओगे तो भी आपको सब यही पढ़ने को मिलेगा, बट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कि लास्ट में आपको मिलेगा C3 एंड C4 साइकिल में डिफरेंस। एक और आपको मिलेगा कीमो हाइपोथेसिस, जिसमें आता है केमिकल हाइपोथेसिस के लिए, वो पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट में, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ मेनी फैक्टर्स विच इन्वॉल्व दी फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट इज है टेम्परेचर, जिसकी हम बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सनलाइट, जिसमें जैसे आप यूवी रेडिएशंस की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं वाटर की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसा होगा, और CO2 कंसंट्रेशन कैसा होगा। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में होते हैं, यानी कि प्लांट के जो बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स ऑफ प्लांट्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर होते हैं, प्लांट के अंदर होते हैं, प्लांट के बाहर होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, और प्लांट के अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरनल फैक्टर। हम देखते हैं क्लोरोफिल, जैसे बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप पढ़ोगे A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, हम ये पढ़ेंगे। फिर एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ते हो वेस्कुलर बंडल, जिसमें आप पढ़ते हो जाइलम एंड फ्लोएम, और आप पढ़ते हो बंडल शीथ सेल। क्या पढ़ते हैं, बंडल शीथ सेल। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो आपको अभी इसके आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, बंडल शीथ सेल। इसी में आप पढ़ोगे क्रेन्स एनाटॉमी, जैसे कि आप C4 साइकिल में पढ़ते हो, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एनाटॉमी ऑफ लीफ। फोटोसिंथेटिक स्टोरेज, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है उसके बारे में बात करेंगे, और प्लांट की एज कैसे पता करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हार्मोन्स। आप कहीं उसकी एपेक्स पोर्शन को कट करेंगे, स्टेम की एपेक्स पोर्शन को, तो जिस डायरेक्शन में सनलाइट होती है वो उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाता है, उससे पता चलता है कि उसमें ऑक्सीजन हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो हम बात करेंगे इसकी। और अब हम बात करते हैं वन बाय वन करके क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होते हैं। उसके बाद हमारा जैसे आपका दिया हुआ जेड स्कीम क्या होती है, C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है, C2 साइकिल क्या है, केम साइकिल क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, क्या क्या चीज़ें होती है C3 साइकिल एंड C4 साइकिल में। तो जो आप C3 साइकिल पढ़ोगे और C4 साइकिल पढ़ोगे तो दोनों में क्या करेंगे, बिटवीन यानी डिफरेंस करेंगे, C3 में क्या होता है, C4 में क्या होता है। ऐसे कौन से करैक्टर होते हैं जो C3 में पाए जाते हैं, C4 में नहीं होते हैं। ऐसे कौन से करैक्टर हैं जो C4 में पाए जाते हैं, C3 में नहीं होते हैं। तो हमें दोनों को डिफरेंस करके करना है, एक को पढ़ोगे दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा।
ठीक है। सो वन बाय वन हम करके आज बात करते हैं। हाँ, लाइट रिएक्शन क्या होती है? लाइट रिएक्शन का मतलब जिसमें सनलाइट प्रेजेंट हो। लाइट रिएक्शन, अरे भाई फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगी जहाँ पे लाइट होगा, रात में तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं प्लांट। फिर क्या होता है? डार्क रिएक्शन, जहाँ पे लाइट नहीं होगी। लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी को यूज़ कर लेते हैं डार्क रिएक्शन में। चलो लाइट रिएक्शन देखते हैं, क्या लिखा है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। अच्छा, क्या होगा? वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये पॉइंट हमेशा याद रखो, क्या है? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये कैसी है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसी है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको मीन्स क्या होता है? फिजिको देखो, चलो देखो, फिजिको की बात करते हैं। फिजिको मीन्स आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स, और फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा हुआ है? लाइट, लाइट पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिजिको केमिकल, केमिकल मीन्स क्या होता है? केमिकल एनर्जी, जिसमें जस्ट अभी आपने पढ़ा हुआ है केमिकल एनर्जी, जिसकी बात करते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें लाइट रिएक्शन में क्या होगा? द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच कन्वर्टेड फ्रॉम लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। इसे कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। जब भी आप कभी पढ़ोगे इसे क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर, ATP और NADPH। सेम टू सेम हम डार्क रिएक्शन में आएंगे, तो ध्यान दो, वेयर CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जहाँ पे CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। और ग्लूकोज क्या है? आपको पता है, एक शुगर है। क्या है? शुगर मॉलिक्यूल, 6 कार्बन नंबर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल। यूजिंग एनर्जी, क्या? ATP और NADPH। ये भी कहाँ से लेंगे? ये लेते हैं फ्रॉम दी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। भाई जो लाइट रिएक्शन में बना हुआ है उसी को यूज़ करते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन मीन्स डार्क में क्या होता है? लाइट तो सन भगवान तो आएंगे नहीं भाई, तुम ये ले लो, वो तो लाइट कंडीशन में आएंगे। तो आगे हम ध्यान देते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड की बात करते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है? 680, जो हमने आपको बताया था स्पेक्ट्रम निकलती है तो 450 से 700 यानी कि 800 तक जाते हैं, जिसमें VIB GYOR। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर विच प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ इन फोटोसिंथेसिस। तो ये कितना हो गया? फोटो सिस्टम सेकेंड 680, जिसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, लाइज ऑन द इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड। जब भी हम कभी पढ़ेंगे इसको, हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में जब आगे बताएंगे तो उसमें डायग्राम बना के पूरा अच्छे समझाएंगे कि किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ पे होगा? अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं ऐसे करके, अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, ग्रीन से बनाते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन दिखाई देगा, ये बनाया हमने ये बना दिया, ठीक। ये जो आउटर सरफेस है यहाँ पे होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो कि 700 का होता है, और इनर सरफेस पे होता है फोटो सिस्टम सेकेंड जो कि 680 का होता है। इतना समझा गया? अब ये वही लिखा है, सेकंड क्या है? लाइज ऑन द इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड। तो थैलेकॉइड की इनर साइड हो गई, अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ आपको देखो, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली इनर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो इनर साइड की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। अब देखो, आउटर सरफेस पे जो दी हुई है वो आपका हो गया फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इनर सरफेस पे जो दिया है वो हो गया आपका फोटो सिस्टम सेकेंड। ल्यूमेन, ये होता है ल्यूमेन साइड में, बीचों बीच में ल्यूमेन होता है, आउटर साइड में स्ट्रोमा होता है। देखो, लाइज ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलेकॉइड फेसिंग द ल्यूमेन साइड। तो ये क्या इनर साइड पे है, उसके सामने क्या ल्यूमेन है, क्या है? ल्यूमेन। ये जो बीच का पूरा पोर्शन है ये पूरा ल्यूमेन है, ओके। आगे ध्यान देते हैं, फोटो सिस्टम फॉर 700 का लाइज ऑन द आउटर साइड ऑफ द थैलेकॉइड। तो ये देखिए थैलेकॉइड के आउटर सरफेस पे है और ये थैलेकॉइड के इनर सरफेस पे है। अच्छा, जेड स्कीम क्या होती है? इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, जेड स्कीम बन जाएगी। उसमें अगर हम ध्यान देते, थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं हम आपको, यहाँ पर होता है फोटो सिस्टम सेकेंड जो कि 680 का होता है, ठीक है, ये हो गया।
और यहाँ पे होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट जो कि 700 का होता है। अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो ये जो एक प्रोसेस बना हुआ है, ये फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट, इसी को अगर रोटेट करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। इसे कहते हैं जेट स्कीम। डाउन हिल मोमेंट, ये डाउन हिल मोमेंट एंड अप हिल मोमेंट, डाउन हिल मोमेंट एंड अप हिल मोमेंट, ये आपको हो जाएगा जेट स्कीम। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। जेट स्कीम क्या है? हिल एंड बेंडाल डिस्कवरी की थी 1960 में। क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजेनिक यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं। तो जब वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, C3 साइकिल क्या होती है? ये आपकी होगी डार्क रिएक्शन में। अभी केवल समझो अच्छे से, इसे कहते हैं केल्विन साइकिल, या इसको कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल, क्योंकि डिस्कवरी की थी केल्विन और बेंसन ने 1957 में। PCR साइकिल, इसका फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिक। P से हो गया फोटोसिंथेटिक, C से हो गया कार्बन, और R से हो गया आपको रिएक्शन साइकिल। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अगर डिस्कवरी की हम बात करेंगे तो आपको पता है कि मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवरी की थी, ए बेंसन और जे बासम ने इसकी डिस्कवरी की थी, जे बासम 1957 में। तो ये हमेशा आपको याद रखने का है कि किसने किसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। हम बात करते हैं C4 साइकिल की। तो जब बात करेंगे C4 साइकिल की तो C4 साइकिल को देखते हैं, ये क्या है? C को भी हमने सिंपल की और समझा हुआ है। C4 की बात करते हैं, इसका अदर नाम है बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे। कौन सा कार्बोक्सिलेशन? बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे एंड कोऑपरेटिव पाथवे, इसे और भी कहते हैं कोऑपरेटिव पाथवे। हैज एंड स्लैक साइकिल, बिकॉज डिस्कवर्ड बाय हैज एंड स्लैक इन 1967। C3 साइकिल के आफ्टर 10 ईयर इसकी डिस्कवरी भी C4 साइकिल की। अच्छा, C2 साइकिल क्या होता है? अच्छा, ये जो नाम आ रहा है C3, C4, C2, इसका मतलब ये है कि C3 का मतलब कार्बन नंबर 3। जैसे कि अगर हम बात करेंगे C3 कार्बन नंबर 3, तो जब C3 की हम बात करें कार्बन नंबर 3, तो देखो 3 कार्बन नंबर पे आपका आता है PGA जो कि कार्बन नंबर 3 होता है। और C4 का मतलब होता है कार्बन नंबर 4, जिसे कहते हैं OA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये आपका होता है 4 कार्बन नंबर का, ठीक है। अच्छा, C2 की बात करते हैं। C2 कहते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे, जैसे कि हम ध्यान देते हैं C2 फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं और ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर केवल 2 ही होते हैं, ओनली 2 कार्बन नंबर प्रेजेंट होते हैं। ना तो इसमें CO2 यूज होती है, ना ही इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP यूज होती है। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है यानी कि C2 साइकिल वेस्टफुल प्रोसेस। इसका अदर नाम है PCO साइकिल, पब्लिक कॉल ऑफिस वाला नहीं है। PCO का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। ध्यान दो, फोटोसिंथेटिक C से हो गया, देखो P से हो गया फोटोसिंथेटिक, C से हो गया कार्बन और O से हो गया ऑक्सीडेटिव। तो फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल, आगे आप लिख लीजिएगा साइकिल। ये आपके हो गए फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। अच्छा, अब आते हैं कैम साइकिल। ये कैम साइकिल क्या होते हैं? कैम साइकिल का मतलब ये होता है कि जैसे कि अब नॉर्मली हम देखते हैं दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे डेजर्ट के प्लांट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो उनके स्टोमेटा रात्रि के टाइम पे ओपन होते हैं और दिन के टाइम पे बंद हो जाते हैं। क्यों? इतनी ज़्यादा सनलाइट होती है, अगर दिन के टाइम पे ओपन होंगे तो पानी पूरा बाहर निकल जाएगा, और अगर वाटर ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेचर ने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से बना के रखा गया है, जिन्हें हम कहते हैं कैम साइकिल। इसका फुल फॉर्म है कैम का, C से हो गया क्रैसुलेशियन, A से हो गया एसिड, M से हो गया मेटाबॉलिज्म, जिसमें एसिडिफिकेशन ये आप पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं C3 और C4 की डिफरेंस में बात करते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, C3 और C4 की डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या लिखा है, इन C3 साइकिल की बात करते हैं। जब C3 साइकिल में हम आएंगे तो क्या दिया हुआ है, C3 जब भी पढ़ोगे 18 ATP और 12 NADPH, ये हमेशा याद रखो। जब भी कभी C3 पढ़ो तो 18, ठीक है। और उसके बाद जब भी हम पढ़ेंगे इसका, ध्यान दो, C3 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जैसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये आपका दिया है C3 का 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड,
ये आपका 3 कार्बन का होता है। जैसे C2 की साइकिल की हम बात करते हैं, ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का होता है। C3 साइकिल 3PGA 3 कार्बन का होता है। C4 देखो, C3 में कितने 18 ATP हैं, तो C4 में कितने होंगे 30 ATP, और NADPH दोनों में सेम होंगे। इतना आपको पढ़ने का, अच्छे समझने का। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है 3PGA, तो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा OA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का 4 कार्बन का। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1 बाय 1 फैक्टर्स इफेक्टिंग टेम्परेचर, ये सब धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। सो आज के लिए हमने आपको इतना ही बताया। जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम डालेंगे फर्स्ट रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, फिर हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, जेड स्कीम, ये सब दोनों तीनों एक ही हैं। उसके बाद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कौन कौन से होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। C3 साइकिल क्या होती है, C4 साइकिल, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बता देता हूँ। जैसे कि आप पढ़ोगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, जेड स्कीम, C3, C4, C2, कैम और C3 साइकिल डिफरेंस के लिए आते हैं। तो ये हमेशा पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके नीट एग्ज़ाम में कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 15 से 20 नंबर के MCQ क्वेश्चन आपके आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आप अच्छे सॉल्व कर सकते हो। सो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।